जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। आज हो चुका है 15 जुलाई और 15 जुलाई को एसएससी सीजीएल का कोई भी एग्जाम नहीं है, लेकिन अब जिसका एग्जाम अगर बाकी है तो इस क्लास को आप देख कर जाइएगा। 100% आपकी परीक्षा में आपको 8 से 10 सवाल आज की क्लास से मिलने वाले हैं। पूरी क्लास को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। आपकी परीक्षा में जिस लेवल के सवाल आ रहे हैं उसी लेवल के सवाल एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि मल्लिका साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और भी दोनों कथकली। दोस्तों, आपको नोट करके रखना है मल्लिका साराभाई, इनका संबंध है आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपके ऑप्शन में भरतनाट्यम देके आता है तो आपका वही आंसर होगा सही, और अगर आपके ऑप्शन में कुचिपुड़ी लिखकर आता है तो आप उस पर टिक लगाएंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि मल्लिका साराभाई, इनका संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। अगर हम बात करें भरतनाट्यम को लेकर तो आपको 3 से 4 नाम याद रखने हैं। किसका किसका नाम याद रखना है? रुक्मणी देवी अरुणडेल। कौन है? रुक्मणी देवी अरुणडेल। इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। यामिनी कृष्णमूर्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी है भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति। और दोस्तों, एक और आपको नाम याद रखना है, मृणालिनी साराभाई। इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी दोस्तों भरतनाट्यम से है। एक नाम और लिखिएगा, मृणालिनी साराभाई। साराभाई, इनका संबंध किससे? भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। आपको दोस्तों सवाल पूछा भी गया है। अब बात करें कुचिपुड़ी, तो दोस्तों आपको कुचिपुड़ी से 2 से 3 नाम याद रखने हैं। एक तो दोस्तों आपको यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध किससे? कुचिपुड़ी। और एक महत्वपूर्ण नाम है राधा रेड्डी। कौन सा? राधा रेड्डी। इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी दोस्तों कुचिपुड़ी से है। अगर हम बात करें कथकली, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आपको याद करके रखना है कृष्ण नायर। दोस्तों कौन है? कृष्ण नायर। इनका संबंध दोस्तों किससे? इनका संबंध है कथकली से। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है, इनको आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत रिपीटेड सवाल है, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी, इसका संगम क्या कहलाता है? अब देवप्रयाग। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग कहलाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अलकनंदा और मंदाकिनी, कौन कौन से दोस्तों? अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी, इसका संगम क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग। ये सब सवाल आप नोट करके रखेंगे। अगर हम बात करें विष्णु प्रयाग को लेकर तो आपको ध्यान में रखना धौली गंगा। कौन सा? धौली गंगा। धौली गंगा और दोस्तों अलकनंदा। अलकनंदा, इसका संगम दोस्तों क्या कहलाता है? विष्णु प्रयाग। अगर हम बात करें कर्ण प्रयाग तो आपको नोट करना है अलकनंदा और पिंडर। अलकनंदा और पिंडर नदी, ये दोस्तों इनका संगम क्या कहलाता है? इनका संगम कहलाता है कर्णप्रयाग। ये 4 सवाल हैं जो परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुए हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद वादक है, सितार वादक है, वायलिन वादक है, मृदंगम वादक है। दोस्तों आपको बता दें अली अकबर खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ सवाल है। अली अकबर खान, इनका संबंध है सरोद वादक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों सरोद वादक 3 से 4 नाम मैं आपको नोट करा रहा हूं, इनको आप नोट कर लेना और आने वाली शिफ्टों में आप देखेंगे कि ये 3 से 4 नाम आपसे कितनी बार पूछे जाते हैं। अली अकबर खान और दोस्तों एक नाम और है अमजद अली खान। अमजद अली खान। अमजद अली खान, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध भी है सरोद वादक। अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान, इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी है सरोद वादक। और दोस्तों एक नाम और है विश्वजीत राय चौधरी। क्या नाम है?
जीत राय, विश्वजीत राय चौधरी, इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी है सरोद वादक। ये 4 नाम मैंने आपको नोट कराए, इनको आप नोट कर लें। अगर हम बात करें सितार वादक, ये सवाल भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। पंडित रविशंकर, कौन दोस्तों? पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है सितार वादक। अब दोस्तों ये 2 नाम देके रखे हैं, वायलिन वादक और मृदंगम वादक। ये दोनों भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए इन पर चर्चा कर लेते हैं। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए वायलिन वादक, एक बहुत ही फेमस नाम है दोस्तों, क्या है? एम गोपाल कृष्ण अय्यर। इसको आप लिख लें, क्या नाम है? एम गोपाल कृष्ण नैयर। दोस्तों एम गोपाल कृष्ण नैयर, ये दोस्तों किससे संबंधित है? वायलिन वादक से संबंधित हैं। अगर हम बात करें दोस्तों ये मृदंगम वादक, ये दोस्तों है पालघाट मणि अय्यर। पालघाट मणि अय्यर, ये दोनों सवाल आपको याद रखना है। यहां पर भी दोस्तों अय्यर लिख लीजिएगा आप। ये दोनों सवाल भी आपको याद रखने, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय आया था? हिस्ट्री का बहुत ही लल्लन टॉप सवाल और परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ सवाल है। दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये किसके समय आया था? लॉर्ड लिटन के समय आया था। तो आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया कब था? 1878। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय आया था? लॉर्ड लिटन के समय आया था। और कब आया था? 1878। अगर हम दोस्तों बात करें, आपको याद होगा दोस्तों वैज्ञानिक आधार पर जनगणना कब हुई थी? वैज्ञानिक आधार पर जनगणना हुई थी 1881 में। कब हुई थी? 1881 में हुई थी वैज्ञानिक आधार पर जनगणना। और किसके समय हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। इसको आप नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम बात करें चार्ल्स मैटकॉफ, इनका संबंध किससे है? तो आपको याद होगा समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहते हैं? तो आपको याद होगा चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। अगर हम बात करें विलियम बेंटिक, ये नाम भी थोड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों कौन है? भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। दोस्तों सवाल एक है, लेकिन दोस्तों मैं उसका दोस्तों जो व्याख्या कर रहा हूं, इनको आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनते चलें, नोट करते चलें। इससे बाहर आपकी परीक्षा में सवाल नहीं जाने वाला है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय आया था, यानी कि कब आया था, ये किस वर्ष आया था? 1872, 1881, 1884, 1897। दोस्तों आपको बता दें इल्बर्ट बिल विवाद ये दोस्तों कब आया था? तो आपको याद होना चाहिए 1884 में आया था। और किसके समय आया था? लॉर्ड रिपन के समय आया था। किसके समय आया था? लॉर्ड रिपन के समय आया था इल्बर्ट बिल विवाद। ये सवाल हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछा जाए 1872 इसको क्या हुआ था? आपको याद होगा जनगणना की शुरुआत हुई थी। जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो आपको याद होगा 1872 मेयो के शासनकाल में। किसके? मेयो के शासनकाल में। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 1881 में दोस्तों अभी मैंने आपको बताया वैज्ञानिक आधार पर जनगणना शुरू हुई थी रिपन के समय 1881 में। अब दोस्तों एक डेट देके रखी हुई है 1897। आपको याद होगा रामकिशन मिशन, रामकिशन मिशन, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना है, इसकी स्थापना हुई थी 1897 में। और दोस्तों किसके द्वारा हुई थी? स्वामी विवेकानंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कमेंट करके बताएं। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब हुई थी? 1815 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई है, ये सवाल आपको कमेंट कर कर इसका आंसर बताना है। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को लेकर। 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? कल की परीक्षा में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन आपसे पूछा गया, डीपीएसपी पूछे गए,
मौलिक कर्तव्य पूछे गए। तैयार हो जाइए 44वें संविधान संशोधन को लेकर। इसका संबंध किस वर्ष से है? 1976, 1978, 2002, 2003। तो आपको ध्यान में रखना 44वां संविधान संशोधन कब का है? वर्ष 1978। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाला गया था, और कब का है? 1978 का है। और आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 300A। ये सब बातें तो आपको याद होंगी, लेकिन दोस्तों संपत्ति का उल्लेख ये कौन से भाग में किया गया? भाग नंबर 12। ये सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करें। अगर हम बात करें 1976, इसको क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? 1976 है। इसके द्वारा दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आप सबको पता है हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है और 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आई होप दोस्तों आपको रिवाइज हो गया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शंस को लेकर। ऑप्शन नंबर सी, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों इसको क्या हुआ था? 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये कब का है? 2002 का है। इसके द्वारा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था। और आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको भी आप ध्यान में रखें। और वर्ष 2003 में क्या होता है? ये दोस्तों 89वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 89वां संविधान संशोधन। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि गरबी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, त्रिपुरा। दोस्तों आपको बता दें गरबी लोक नृत्य, इसका संबंध किस राज्य से है? ये दोस्तों राजस्थान का नृत्य है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन गरबी लोक नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया था? भील जनजाति। ये सवाल आप लिख लें, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। राजस्थान से आपको क्या याद रखना? कालबेलिया। कालबेलिया, कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध कहाँ से? राजस्थान। और एक नाम आपको और लिखना है, गणगौर। गणगौर त्योहार का संबंध कहाँ से? राजस्थान। अगर हम बात करें महाराष्ट्र, काला घोड़ा कला महोत्सव। काला घोड़ा कला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है महाराष्ट्र से। अगर हम बात करें तेलंगाना, तो बोनालू। बोनालू फेस्टिवल कहाँ का है? तेलंगाना। और दोस्तों और एक फेस्टिवल है बथुकम्मा। बथुकम्मा, ये सवाल भी आपको याद रखना है। और तेलंगाना में दोस्तों आपको याद होगा एक मंदिर है, रमप्पा मंदिर, जिसको दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। वर्तमान समय में कितनी विश्व धरोहरें हैं? 40। 39वीं कौन सी है? रमप्पा मंदिर, जो कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। अगर हम बात करें त्रिपुरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, त्रिपुरा। त्रिपुरा में दोस्तों आपको याद होगा खारची। खारची मेला कहाँ लगता है? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मानिक शाह। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि महिला अंडर 17 फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना? दोस्तों सवाल बहुत पुराना है, 2022 के स्टार्टिंग का सवाल है, लेकिन आपने दोस्तों कल का परीक्षा देखा होगा। आपकी 2021 की करंट अफेयर आपसे पूछी जा रही है, तो दोस्तों बहुत ही पुराने सवाल आपसे पूछ लिए जा रहे हैं। तो ये सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसका आयोजन अपने भारत देश में हुआ था और इसका विजेता आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, महिला फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना था? स्पेन बना था। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। और किसको हराया था? कोलंबिया को हराया था, यानी कि उपविजेता। उपविजेता कौन है? कोलंबिया। ये सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? अपने भारत में। दोस्तों कल की परीक्षा में आपसे टोक्यो ओलंपिक से सवाल पूछा गया था, यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में दोस्तों आपसे सवाल पूछा गया था। तो आप तैयार हो जाइए टोक्यो पैरा ओलंपिक को लेकर। सबसे पहले मैं टोक्यो ओलंपिक को लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में अपने भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो मैंने आपको कई बार बताया है, भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता था, 2 सिल्वर मेडल जीते थे, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और भारत का स्थान कौन सा था? 48वां स्थान था पदक तालिका में अपना भारत देश। अगर हम बात करें टोक्यो पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक,
टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान था? तो आपको याद होगा 24वां स्थान था। और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 19 पदक जीते थे। ये सवाल भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि तबल चोंगली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल, असम, उत्तराखंड, झारखंड। दोस्तों आपको बता दें, तबल चोंगली लोक नृत्य इसका संबंध है असम से। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। असम में दोस्तों और क्या मनाते हैं? बिहू फेस्टिवल। दोस्तों बिहू भी कई प्रकार की होती हैं, कटी बिहू, भोगली बिहू, ये दोस्तों 2 से 3 प्रकार की बिहू होती हैं। इनको आप कंफ्यूज मत हो, ये दोस्तों असम में ही मनाई जाती हैं। अगर हम बात करें असम में दोस्तों अम्बुबाची का मेला, अम्बुबाची का मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है? असम में। कौन सा मंदिर है? कामाख्या माता मंदिर। कल ही आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। और दोस्तों वांचुआ फेस्टिवल, वांचुआ फेस्टिवल कहाँ से है? असम से है। अगर हम बात करें मकर विलक्कू त्योहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मकर विलक्कू त्योहार ये कहाँ का है? केरल का है। और मंदिर कौन सा? सबरीमाला मंदिर। इसको आप नोट करें अगली शिफ्ट के लिए, सबरीमाला मंदिर। ये सवाल भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तराखंड में दोस्तों क्या मनाते हैं? हरेला। और दोस्तों उत्तराखंड का एक और है लोक नृत्य झोला करके, ये भी आप थोड़ा याद रख लें, ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। झारखंड में दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो आपको याद होगा सरहुल फेस्टिवल। कमेंट करके बताएं पंडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। जिसकी फेमस कलाकार तीजन बाई हैं, इसका जवाब आप कमेंट कर बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि दा विंची मिशन का संबंध निम्न में से किस ग्रह से है? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह। दोस्तों आपको बता दें दा विंची मिशन इसका संबंध किस ग्रह से है? तो आपको नोट करना है शुक्र ग्रह यानी कि वीनस से है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों ग्रहों की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहां पर देने वाला हूं, इनको आप नोट कर लेना। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। लेकिन दोस्तों आपको याद कैसे करने हैं? तो दोस्तों आप इसको ऐसे याद करेंगे। मान लीजिएगा दोस्तों ये आपका सूर्य है, आपको सूर्य की स्थिति से आपको इनको याद करना है। एक सवाल आपका गलत नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये दोस्तों 8 ग्रह हैं जो मैंने आपको नोट करा दिए। अब आपसे दोस्तों यहाँ से सवाल किस तरह से पूछेगा मैं वो आपको बताने वाला हूँ। आपसे पूछेगा दोस्तों सूर्य से 5वां ग्रह कौन सा है? तो आप दोस्तों इसको डायरेक्ट गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 बृहस्पति। दोस्तों इनको आप ऐसे ही क्रम से याद करेंगे। आपसे दोस्तों सूर्य से इनका क्रम पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये दोस्तों आंतरिक ग्रह हैं यानी कि इनर प्लैनेट हैं। और दोस्तों ये आउटर प्लैनेट हैं। ये वाले कौन से? आउटर प्लैनेट हैं। कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आपसे पूछा सकता है कि सबसे बाह्यतम ग्रह कौन सा है? वरुण। ये सवाल आपसे परीक्षा में एमटीएस की पूछा गया प्रश्न है। और एक सवाल परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि मंगल और बृहस्पति इनके बीच में दोस्तों कौन सी बेल्ट पाई जाती है? एस्ट्रॉयड बेल्ट। इसको कहते हैं क्षुद्र बेल्ट, क्षुद्र बेल्ट। ये सवाल आप नोट कर लें। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी, बॉक्सिंग, पैरा शूटिंग या फुटबॉल। दोस्तों आपको बता दें अवनी लेखरा इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत देश को गोल्ड मेडल दिलाया था। और इनका संबंध किससे है? पैरा ओलंपिक से यानी कि पैरा शूटिंग से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। यह सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें बॉक्सिंग तो निखत जरीन और दोस्तों कौन है? नीतू घंगस, स्वीटी बुरा और दोस्तों कौन है? लवलीना बोरगोहन। ये 4 नाम हैं जो बॉक्सिंग से संबंधित है। इनको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों भावना जाट इनका संबंध किससे है? तो आपको याद होना चाहिए पैदल चाल।
और दोस्तों भवानी पटेल, इनका संबंध है दोस्तों किससे? तलवारबाजी से, इसको कहते हैं फेंसिंग। ये सवाल भी थोड़ा आप याद रख लें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया। ये 4 से 5 ऐसी डेटें जो आपकी परीक्षाओं में एसएससी में बार बार पूछी जाती हैं। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को, 13 दिसंबर 1946 को, 24 जनवरी 1950 को, 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों आपको बता दें उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया? 13 दिसंबर 1946। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। लेकिन दोस्तों इसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कब किया गया? तो आपको जवाब देना है 22 जनवरी 1947। अगर आपसे स्वीकार पूछा जाए तो आपको जवाब देना 1947 22 जनवरी। अगर आपसे पारित पूछा जाए तो 13 दिसंबर 1946 है। अगर हम बात करें 22 जुलाई 1947, इसको क्या होता है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको दोस्तों कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 जो हमारा राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान है, इन दोनों को दोस्तों कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे सवालों को अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित हुआ है? चीन, इजराइल, भारत, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आपको बता दें इजराइल के अंदर दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण को विकसित किया गया था। यानी कि दोस्तों आपको इसके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों कौन सी सेल थी? फ्लेम सेल। फ्लैम सेल। दोस्तों फ्लैम सेल के द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया था इजराइल के द्वारा। यह सवाल आपको नोट करना है। चीन, आपसे सवाल पूछा सकता है कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसने अपना खुद का कृत्रिम सूर्य बनाया है? तो चीन आपको नाम याद रखना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में 100% आपको यहां से सवाल देखने को मिलेगा। बंधुआ मजदूरी पर रोक, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर 23। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24 है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि बंधुआ मजदूरी पर रोक, ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 23। मानव अंगों की तस्करी पर रोक, मानव अंगों की तस्करी पर रोक कौन सी आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 23। और दोस्तों इसकी आर्टिकल नंबर 24 में क्या है कि छोटे बच्चों से कारखानों में कार्य नहीं कराया जाएगा। ये दोस्तों बाल श्रम पर निषेध है। जो छोटे बच्चे हैं, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल नंबर 24 है। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 21, इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नाम बदलने का अधिकार है। हमको दोस्तों कौन सा नाम रखना है, ये सब चीज़ें दोस्तों किसके अंतर्गत है? आर्टिकल नंबर 21 है। और दोस्तों सोने का अधिकार ये किसके अंदर है? ये भी दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 में ही है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। दोस्तों आपको बता दें कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको नोट करके रखना है माइकोलॉजी। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको भी आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें फाइकोलॉजी, ये दोस्तों शैवालों का अध्ययन होता है। किसका? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। अगर हम बात करें एंटोमोलॉजी, ये दोस्तों कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। और दोस्तों ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षियों का अध्ययन। किसका? पक्षियों का अध्ययन। ये सवाल भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों कुछ सवाल थे जो मैंने आपको बता दिए। अब दोस्तों आपका एक होमवर्क का सवाल है, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आपको कमेंट करके बताना है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर देना है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। ये दोस्तों 15 सवाल थे जो मैंने अपनी तरफ से लिए और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं, और दोस्तों उसका एक सटीक एनालिसिस आपके सामने कर दिया है। अब आप कमेंट करके बताएं कैसी लगी आज की क्लास, कैसे लगे आज के सवाल। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाले क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।